नई दिल्ली जंतर मंतर सोनम वांगचुक इनका आमरण अनशन, उनको जबरन उठा कर ले जाना, सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करना और आज के 20 जुलाई 2026 का आंदोलन या संसद का गिराव, हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारत का लोकतंत्र, भारत का जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और जीवित है या नहीं, या सचमुच जनमन का चुनाव से गई चुनाव की सरकार है या चुनी गई सरकार है, ये हमारे सामने प्रश्न है। पूंजीवाद या कैपिटलिज्म, हुकुमशाही यानी डिक्टेटरशिप, ये भारत देश में इसका जो क्रम है बढ़ता दिखाई देता है। इसी गंभीरता के कश्मकश में भारत में विविध स्पर्धा का आयोजन किया गया। स्पर्धा परीक्षा, उसमें पेपर फुट का प्रकरण हो गया, पेपर फुट होगी, पेपर लीक हो गया और कई लोगों ने 22 लोगों ने वो पर आत्महत्या की। और उसी बीच सुप्रीम कोर्ट के सर न्यायाधीश सूर्यकांत, इन्होंने युवकों को काकरोच कह दिया और वो काकरोच के जो कहे हुए शब्द आगे चल के काकरोच जनता पार्टी के नाम में सब तब्दील हो गए, मीडिया की पार्टी बन गई। आगे चल के वो उस जनता मंत्र में उस आंदोलन में परिवर्तित हुई। अभी वो आंदोलन करते करते भी आमरण अनशन में बदल गया। और सोनम वांगचुक जो शिक्षाविद भी है, पर्यावरणविद भी, उन्होंने आमरण अनशन के बेमुदत आमरण अनशन किया। उनका 21वां दिन था, कल 18 जुलाई को उनका ये था जो कल 2 दिन था, जब 21वां दिन था। उन्हें जबरन अस्पताल में भर्ती किया गया है या उठा लिया गया। पुलिस कई तरह सारी विषय पुलिस है ये भी कहा जाते हैं, या RSS गुंडे थे ऐसा भी कहा जाता है। आरोप तो लगते रहे, लेकिन उनको जिस ढंग से उठाया गया बहुत ही शर्मसार घटना है। किसी मान्यवर व्यक्ति को उस जगह से उस प्रकार से उठाया नहीं जा सकता। उन्हें सादेवेश की पुलिस आए, सुबह 18 को उनको उठा ले गए, सफदरजंग अस्पताल भर्ती किया गया। उनके मिसेस को नहीं मिलने दिया। अब तो उसकी मिसेस ने भी कहा कि मेरे मर्जी के बिना और मेरे पति के मर्जी के बिना उनको IV फ्लूइड नहीं लगाया जा सकता। ये उनका मीडिया को दिया कहना है। उसी बीच बीजेपी के जो काकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है, उसने उसके साथ में कुछ 4 लोगों ने आमरण अनशन चालू करने की बात कही जाती है। तो और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी अभी साथ में उनके साथ आ गई है, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी। अब उन्होंने 20 तारीख को संसद को घेरने की घोषणा की। आज 20 तारीख है, संसद को घेराव के दिखाई देता है, पूरे भारत में वो घेराव आंदोलन दिखाई देता है। और जो जनसैलाब है वो मोदी हटाओ, उनको बात मोदी हटो ये डिमांड कर रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, मोदी भाई, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। और उसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उनकी नींद भी उड़ गई है। और इसी के बीच में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक सबक है, उनके लिए भी एक सबक है। अभी उनको सीखना पड़ेगा। जन आंदोलन का जो रेटा वो ठीक नहीं है उनके लिए। अतः प्रादेशिक पार्टी जो सांसद बने हैं, अब उनके लिए भी एक संदेश है कि वो सांसद बने तो अपने प्रति जनमन के प्रति वो एकनिष्ठ नहीं है, वो सत्ता के प्रति एकनिष्ठ सत्ता के प्रति वो उनका लगाव दिखाई देता है। अतः जो सत्ता के पीछे दौड़े हुए सांसद है, इसलिए कांग्रेस के शहंशाह मोहनलाल गांधी, संघवाद के प्रमुख तत्कालीन प्रमुख के सुदर्शन, प्राचीन विचारविद भर्तृहरि, इन्होंने भारतीय राजनीति को विशालय कहा था, विशालय की उपमा दी थी।
अगर आज वो जीवित होते तो न्याय व्यवस्था को भी उन्होंने विचार कहा होता, या कोई वफा निभाता नहीं दिखाई देता है, कोई प्रामाणिक नहीं है, या जो भी सत्तावादी हो कोई भी हो वो ईमानदार नहीं है, वफादार नहीं है, बेवफा दिखाई देते हैं। अच्छा, वफा करे तो किससे किससे करे, वफा भी करना है तो किससे करना है, ये भी हमारे सामने सवाल होता है। बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भारतीय संविधान को मुझे मंजूर देते समय कहा था, भारत की गुलामी के संदर्भ में कहा था, ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया विल बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री। यस, वो वहाँ के लोग करते चीयर्स देते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं, व्हाट वुड हैपन टू हर इंडिपेंडेंस, will she maintain her independence or will she lose its again? This is the first thought that comes to my mind. बाबा साहब का वर्ड है कि भारतीय से जो गुलामी, भारत का इतिहास ही गुलामी का इतिहास रहा है। आज का भारत देश जो पूंजीवाद या कैपिटलिज्म को गुलाम दिखाई देता है, अमेरिका का भी गुलाम दिखाई देता है, चाइना का भी गुलाम दिखाई देता है, और शायद हमारे सत्ता के नेता है वो भ्रष्टाचार में या व्यभिचार में लिप्त हो सकते हैं, और उनका जो खुफिया उनके पास छुपा हो, इसलिए वो उनके ढंग से काम कर रहे हैं या उनके अधीन काम कर रहे हैं। सम्राट अशोक से लेकर तमाम बुद्ध सम्राट जो हुए हैं 10वीं सदी तक, ईस्वी 4वीं सदी से ईसा पूर्व 4वीं सदी से ईसा पूर्व या 6वीं सदी भी हम कह सकते हैं, ईसा पूर्व 6वीं सदी से ईस्वी 10वीं सदी तक जो जितने भी बुद्ध कालखंड हुए हैं, वहाँ उस काल में भारत के सोने का चिड़िया थी, अखंड भारत था। उस टाइम में अखंड भारत था, सोने की चिड़िया थी भारत। और जो शंकर नाम का व्यक्ति जो आदि शंकर बना, वो उसका जन्म 850 में हुआ ईस्वी में, वो प्रचन्न बुद्ध भी कहलाया गया। और उसने तमाम बुद्ध विहारों को, महायान बुद्ध विहारों पर अपना आधिपत्य जमाया। 10वीं शती की बात, ईस्वी 10वीं शती में महायान, वज्रयान, तंत्रयान ने शैव पंथ, वैष्णव पंथ, शक्ति पंथ को जन्म दिया, और ईस्वी 11वीं शती में वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। और कागज का जो शोध है वो 10वीं शती में लगा चाइना में, और 12वीं शती में जो वेद है 12वीं शती में शायद हो सकते हैं। रामायण, महाभारत आदि का निर्माण जो है वो कागज पर हुआ है, और शिलालेख, ताम्रपट या ताम्रपत्र पर नहीं हुआ। वो कागज का शोध 10वीं शती में लगा। इसका मतलब ये 10वीं शती में लिखी हुई रचना है, ये प्रमाण है। और भारतीय संविधान के संदर्भ में बाबा साहब ने भी कहा था कि संविधान के संदर्भ में 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो वह अमल करने वाले लोग पर निर्भर है। अगर वो लोग प्रामाणिक ना हो, संविधान बुरा है। अगर वो लोग कितना भी संविधान बुरा हो, अगर अमल करता लोग अच्छे हो तो संविधान अच्छा है। तो बाबा साहब ने संविधान के जो है वो आदमी के कैरेक्टर पे छोड़ दिया। आज भारत में पूंजीवाद या हुकुमशाह दिखाई देती है, प्रजातंत्र दिखाई नहीं देता। अच्छा, बाबा साहब उस टाइम में बाबा साहब ने 1970 कहा था, 6 नवंबर 1938 में 17 में बाबा साहब ने कहा था, इस देश से एक बार अंग्रेज देश से चले जाएंगे, लेकिन गरीब आवाम को चूसने वाला, शोषण करने वाला, जालों का समान धनिक वर्ग या कैपिटलिस्ट वो देश छोड़ने वाला नहीं है। वो आज वो लोग का राज दिखाई देता है। बाबा साहब ने राज्यसभा में 6 सितंबर 1954 में कहा था, सही रूप में हमारे देश में 2 अलग राष्ट्र समाहित है, एक राज्यकर्ता का राष्ट्र और दूसरा राष्ट्र जिन पर राज किया जाता है उनका राष्ट्र, और सभी मागासवर्गीय दूसरे राष्ट्र के घटक है। ये बाबा साहब कहते हैं। और हमारे देश में 2 राष्ट्र दिखाई देते हैं, ये बाबा साहब कहना है। बाबा साहब का वो संदर्भ बहुत मायने रखता है।
भारत का गणराज्य 26 जनवरी 1950 को, आज 76 साल हो गए। पहले गोरे अंग्रेजों का रास्ता, अभी काले यानी ब्राह्मण वर्ग का राज है। सिर्फ कैसे बदला है, गोरे अंग्रेज बल्कि काले अंग्रेज आए हैं। लेकिन गोरे अंग्रेज के ज़माने में कुप्रथा पद्धति उन्होंने ख़त्म की थी। भ्रष्टाचार नहीं था, डिसिप्लिन थी। तो उस ज़माने में एक व्यवस्था थी। आज कुप्रथा, भ्रष्टाचार भी नहीं था, बेइज्जती नहीं थी, दूषित प्रशासन नहीं था। आज भोगवत में उस जमाने में ये सब, अभी आज वो सब चीज़ दिखाई देता है। कुप्रथा है, भ्रष्टाचार है, देश विशिष्ट है, दूषित प्रशासन है, भोगवत है, ये सभी आज भारत में दिखाई देता है। अतः अंग्रेज का शासन हमें बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। अब भारत में नंगानाच भी शुरू है, दादागिरी भी शुरू है, गुंडागिरी भी शुरू है, धर्मांधवाद भी शुरू है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था वाले में क्या कहें? भारत की आर्थिक स्थिति के हम तो कहना ही बेकार है। भारत पर विदेशी कर्ज 762.8 करोड़ अरब डॉलर है। भारत पर विदेशी कर्ज 762.8 अरब डॉलर है, अर्थात 72.15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है विदेशी कर्ज भारत पर, जो दिनों दिनों कर्ज बढ़ते जा रहा है। भारत का सोना गिरवी रखा गया है, रुपये का वैल्यूएशन डाउन होते जा रहा है। घरेलू सकल उत्पादन GDP वो 4 लाख ट्रिलियन डॉलर अर्थात 415 करोड़ यानी 7.7 बताया जाता है। मुद्रा प्रभाव के बारे में कहें तो कर्ज से सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका डॉलर 55% दिखा है। इसके बाद भारतीय रुपया में लिया गया कर्ज आता है। हमें ये समझना पड़ेगा। भारत का बेकारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट जो है 5.5 है, गरीबी दर है, पोवर्टी 11.28 है, यानी सरकारी आंकड़ा है। और जो 80%, और दूसरी बात क्या है, जब गरीबी दर जो गरीबी दर जो बताया गया है 11.28, तो भारत की जनसंख्या जो है 147 करोड़ है। तो 80% आवाम ये राशन दुकान पर निर्भर है, और 60% आवाज मुफ्त राशन और सस्ते 5 किलो अनाज पे जी रहा है। तो ये जो पॉवर्टी का जो रेशो है, ये हमारे सामने समझ से परे है। जनसंख्या वृद्धि दर 0.87 से 0.89 बताई जाती है। अगर यह है तो फिर भारत की लोक संख्या बढ़ क्यों रही है? प्रजनन दर भी 1.9 बताया गया है। सवाल है, भारत की जनसंख्या बढ़ कैसे रही है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 10 नवंबर 1938 को 1938 को PG रोहन जो रहा, उनको रोहन दादा भी कहते थे, इनके माध्यम से बॉम्बे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में फैमिली प्लानिंग बिल लाया था, परिवार नियोजन बिल लाया था। इसका धर्मांधवादियों ने विरोध किया, बिल नहीं पारित हुआ। आगे चल के 2005 में जो केवल परिवार के 2 बच्चे का नारा दिया गया है। यह संकल्पना हमको दिखाई देती है। लेकिन बाबा साहब ने 1938 की बात कर रहा हूँ, फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन का बिल लाया था बाबा साहब ने। और तो भारत की उस टाइम लाया होता, बिल पास हुआ होता, तो भारत की जो आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं हुई होती। बाबा साहब ने द प्रॉब्लम ऑफ रुपये एक ग्रंथ लिखा था, उसके ऊपर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। भारत का रुपयों का मूल्य जो भारत का जो रुपया है उसको समझने में, मूल्य समझने में सहायता मिली। लेकिन कार्य अंग्रेज जो ब्राह्मण्यवादी है, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर करने के लिए कोई योगदान नहीं दिया और भारतीय अर्थव्यवस्था घसरते जा रही है। भारत की आर्थिक स्थिति, आर्थिक बजट है, भारत सरकार का आर्थिक बजट 53.47 लाख करोड़ है। 53.47 लाख करोड़ भारत का बजट है, और मंदिर का अर्थशास्त्र 6 लाख करोड़ है। अभी ये समझना पड़ेगा, 6 लाख करोड़ मंदिर का अर्थशास्त्र है। और 6 लाख करोड़ के
भारतीय समाज के लिए और देश के लिए योगदान क्या है, ये हमारा सामने तो सवाल है। ये हमारा जो आंदोलन चल रहा है, जो भी हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारी दिशा क्या है, ये जो जंतर मंतर पे आंदोलन या कोई भी आंदोलन होता है, उसकी दिशा और दशा क्या है, ये हमारे सामने तो सवाल है। और जंतर मंतर आंदोलन को भारतीय सरकार द्वारा धत्ता बताना, ये भारतीय प्रजातंत्र को आईना बताने जैसा है, जो शर्मसार घटना है, जो हमें समझना होगा, देश को समझना होगा, आंदोलनकर्ता को समझना होगा, हमें सरकार कैसी चाहिए ये भी समझना होगा। यही शब्द के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम।